बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसमें सेठ धर्मचंद्र एक व्यापारी थे। गांव में वे अपनी पत्नी और इकलौती बेटी के साथ रहते थे। सेठ धर्मचंद का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उन्हें बस एक ही बात की चिंता थी और वह थी बेटी के ब्याह की। शादी ब्याह के मामले में खर्चा भी बहुत होगा, इसलिए धर्मचंद खूब मेहनत करते थे। वे अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे नगरों में जाया करते थे। एक दिन सेठ धर्मचंद्र को कुछ सामान खरीदने के लिए दूसरे नगर जाना था। सफ़र पर निकलने से पहले सेठ जी ने अपनी बेटी से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आऊं। बेटी ने कहा, आप मेरे लिए खूब सारे फल लेकर आना। और व्यापारी धर्मचंद दूसरे नगर के लिए चल पड़े। सारा दिन काम करके जब वे रात को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। रात बहुत हो चुकी थी। भीषण बारिश थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऊपर से सेठ जी बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। तभी उनकी नज़र दूर जलती हुई एक लालटेन की रोशनी पर पड़ी। वहां पहुंचकर सेठ जी ने देखा कि वे रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। एक बार तो सेठ जी उस टूटी फूटी झोपड़ी में जाने से हिचकिचाने लगे, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से वे अपनी हैसियत भूलकर उस झोपड़ी में प्रवेश कर गए। अंदर एक बांस पर लालटेन लटकी थी। धीमी धीमी रोशनी में मैले कुचैले कपड़े पहने एक नौजवान खटिया पर बैठा था। झोपड़ी की छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। वह नौजवान व्यापारी को देखते ही खड़ा हो गया और सेठ जी को खटिया पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने उसे बताया कि वह कौन है और किस तरह से इस तूफान में फंस गया है। उन्होंने उस नौजवान से रात झोपड़ी में रुकने की अनुमति मांगी तो वह नौजवान तुरंत तैयार हो गया। उसी युवक ने अपना नाम उनको जीतू बताया। जीतू ने चूल्हे पर चढ़ी हुई हांडी में से दाल और चावल निकालकर सेठ जी को परोस दिए तो सेठ धर्मचंद्र बोले, अरे नहीं बेटा, ये तुम खा लो। पर जीतू ने उनकी एक ना सुनी और सेठ जी को खाना खाना ही पड़ा। भूख इतने जोरों से लगी थी कि वे साधारण सा भोजन भी उनको 56 भोग जैसे लगने लगा। खाना खाकर और हाथ मुंह धोकर जो वे खटिया पर बैठे तो सेठ जी की नज़र वहां पर रखी हांडी पर पड़ी जो खाली हो चुकी थी। उन्होंने युवक जीतू से कहा, तुमने सारा भोजन तो मुझे ही खिला दिया, अब तुम क्या खाओगे? ये सुनते ही जीतू मुस्कुराया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में वे अंदर आया तो उसके हाथों में कुछ फल थे, जैसे कुछ अमरूद और पपीता। फल देखते ही सेठ जी को अपनी बेटी के लिए उपहार की याद आ गई। जीतू ने उन फलों को धोया, काटा और फिर सेठ जी के साथ मिलकर खाने लगा। फलों का स्वाद तो मानो शहद से भी ज़्यादा मीठा था। सेठ जी हैरान थे कि इतनी रात को ये युवक फल कहाँ से लेकर आया है। खैर, रात बहुत हो चुकी थी। सेठ जी खटिया पर सो गए और जीतू जमीन पर ही लेट गया। सुबह तक तूफान थम चुका था और सूर्यदेव अपना प्रकाश चारों तरफ फैला चुके थे। अंगड़ाई लेते हुए सेठ धर्मचंद जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने जीवन में उन्होंने इतना सुंदर बगीचा कभी भी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूलों से भरी क्यारियां और उनके बीच में तरह तरह के फलों से लदे हुए पेड़, जमीन पर हरी हरी घास लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। तभी उन्हें सामने से आता हुआ जीतू दिखाई दिया। सेठ जी ने बगीचे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बगीचा किसका है? जीतू ने मुस्कुराते हुए बताया, ये बगीचा उसी का है। इतने सुंदर बगीचे के मालिक एक टूटी फूटी झोपड़ी में। ये बात सेठ धर्मचंद की समझ में नहीं आ रही थी। सेठ जी के पूछने पर जीतू ने बताया कि कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बस एक यही जमीन का टुकड़ा उसके पास था और जीतू ने इसे अकेले सींचकर फल फूलों से लदा दिया है। उसने आकर बताया कि फल फूल बेचकर थोड़ा पैसा मिल जाता है और कभी कभी तो लोग मुफ्त में ही ले जाते हैं। जीतू की ये कहानी सुनकर सेठ धर्मचंद्र को
बहुत ही दुख हुआ था कि इतना मेहनती लड़का और इतनी गरीबी में रह रहा है, और गरीब होते हुए भी उसने मुझे रोकने के लिए आसरा दिया, खाना भी खिलाया। उसके संस्कार देखकर धर्मचंद्र को वह मन भाग गया। जीतू से विदा लेकर सेठ जी अपने घर पहुंचे। जैसे ही बेटी ने द्वार खोला तो वे बोल उठी, मेरे फल कहाँ हैं? बेटी को देखते ही सेठ जी की सारी थकान उतर गई। सेठ जी ने कहा, अरे बैठने तो दे, फिर देता हूँ तेरे फल। सेठ जी ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास बिठाया और रात की सारी बात बताई। जीतू और उसके बागीचे के बारे में भी बताया। वे दोनों भी सुनकर हैरान थी। अगले दिन सेठ जी वापस जीतू से मिलने गए। दोनों बैठे बातें करने लगे। तब सेठ करमचंद ने उसे समझाया कि वे जीतू के साथ मिलकर फूलों और फलों की खेती करना चाहते हैं। सेठ जी ने उसे अपने साथ व्यापार करने का न्योता दिया। उस अनाथ जीतू को मानो किसी पिता समान व्यक्ति ने ऐसा कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। कुछ ही दिनों बाद जीतू अपने बाग बगीचे बेचकर सेठ धर्मचंद के पास पहुंचा। उसे देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। दोनों खेत की तरफ चल पड़े। सेठ जी ने जीतू को अपने खेत दिखाए और उन्हें बगीचा बनाने के लिए कहा, तो जीतू की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जीतू का कुशल रंग लाने लगा। वे खेत जो बंजर से पड़े हुए थे, फूलों और फलों की महक से दूर दूर तक महकने लगे। उसके फूलों की खुशबू मीलों तक जाती थी। दूर दूर से लोग उसके फल और फूल लेने के लिए उसके पास आने लगे। कुछ बड़े नगरों के व्यापारी भी वहीं से खरीदारी करने लगे। जीतू बस अपना पूरा ध्यान खेतों पर ही लगाता था, जबकि बेचने और खरीदने का काम सेठ धर्मचंद का था। दोनों ही अपने काम में माहिर खिलाड़ी थे। जीतू ने अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी ना आने दी और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। सेठ धर्मचंद जीतू को उसकी मेहनत के बदले में अच्छी तनख्वाह देते। एक बार जीतू के मन में ख्याल आया कि खेतों पर पूरा पसीना वे अकेला बहाता है और फल और फूलों की खेती उसी की वजह से चल रही है। सेठ जी तो बिना किसी मेहनत के ही मुनाफा कमा रहे हैं। वे खेतों के मालिक हैं तो क्या हुआ, मेरी मेहनत के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे भी व्यापार में आधा हिस्सा लेना चाहिए। ये सिर्फ तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं चल सकता। ये बात जीतू ने सेठ धर्मचंद को बता दी। सेठ धर्मचंद को जीतू से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जीतू से कहा, ये सच है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, पर व्यापार की शर्तें तो हमने पहले से ही तय कर ली थी और उसमें तुम्हें मुनाफे का हिस्सा बेचना था। सेठ जी ने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। जीतू ने जवाब दिया, तो फिर ठीक है, इस महीने के आखिर में आप मेरा पूरा हिसाब कर दो, मैं यहाँ से काम छोड़कर चला जाऊँगा। घर जाकर सेठ ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि जीतू मुनाफे में हिस्सा मांग रहा है। सेठ जी की पत्नी भी ये सुनकर हैरान हुई। तब सेठ जी की पत्नी ने कहा, देखो जी, ये बात तो सही है कि जब से जीतू हमारे साथ जुड़ा है, हमारा व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। वे ये सब अपनी मेहनत और लगन से ही संभव हुआ है। अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे पास एक योजना है जिसमें हम सबका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने लग जाएंगे। सेठ जी ने कहा, तो फिर सोच क्या रही हो, जल्दी बताओ तुम्हारी योजना। पत्नी ने कहा, जीतू एक मेहनती लड़का है और ईमानदार भी है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी जीतू से करवा दें। वे हमारा दामाद बन जाएगा तो व्यापार में हमारा हिस्सेदार अपने आप ही बन जाएगा और फिर कभी हमको छोड़कर जाने की बात भी नहीं करेगा और इस तरह से हमारी बेटी का घर भी बस जाएगा और हम सबकी समस्याओं का हल भी हो जाएगा। सेठ को पत्नी की बात जच गई। अगली सुबह सेठ ने जीतू के सामने अपनी बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सेठ जी की बेटी से वे पहले ही मिल चुका था। वे बहुत ही सुंदर भी थी और समझदार भी, इसीलिए जीतू ने झट से इस विवाह प्रस्ताव के लिए मान गया। आखिरकार
उसे भी तो एक अच्छे परिवार में रिश्ता जोड़ने में खुशी जो महसूस हो रही थी। फिर सेठ जी ने एक अच्छे मुहूर्त पर दोनों की शादी करवा दी और फिर सब मिलकर एक ही परिवार की तरह रहने लगे। इस तरह से सेठ की पत्नी ने एक ही तीर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 निशाने साधे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।